हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो थोड़ी सी बातें ऐप को लेके कर लेते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ कंफ्यूजन है बच्चों को जो मैं दूर कर दूं। पहला है कि सर ऐप में हमको एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है। तो देखो मैं बता दूं आपको, लेक्चर और नोट्स ये तो आपको यूट्यूब पे भी मिल रहे हैं, ऐप पे भी मिलेंगे। उसके अलावा जो आपके मेन एग्जाम की प्रिपरेशन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन कैसे होंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन कैसे आएंगे, 3 मार्क्स कैसे आएंगे, 5 मार्क्स कैसे आएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है, जल्दी मिलेंगे सारी चीजें। देन एमसीक्यू प्रैक्टिस की जो एग्जाम में प्रैक्टिस है। एक होता है कि आप यूट्यूब पे ऐसे मान लो कर दिया सामने कि हाँ ये क्वेश्चन ये आंसर है, उसमें मजा नहीं है बेटा। ऐप में जब क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आप खुद सोच करके उसका आंसर क्लिक करेंगे, वो आपके दिमाग में रह जाएगा। ये जो है 3 पार्ट एमसीक्यू वाला खास करके, ये जो पार्ट है इसमें आपकी एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से भी रहेगा सब कुछ। यानी कि समझ रहे हैं आप, दोनों चीजें कंबाइंड रहेंगी इसके अंदर। आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आए थे, ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आए थे, जो कि 20 नंबर का पार्ट है अब तुम्हारे डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम का। तो ये दोनों चीजें रहेंगी। जल्द ही लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने पहले ही कहा था अगस्त में, अभी थोड़ा सा काम है, ठीक है ना। तो जल्द ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और रूटीन टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। जिन बच्चों ने कोर्स सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, बिल्कुल भी घबराए नहीं और बिल्कुल भी ये ना सोचे कि अभी क्या हो रहा है। ये जल्दी आप लोगों के बैच बना दिए जाएंगे और आपके लिए लाइव डाउट क्लासेस और रूटीन टेस्ट वगैरह जो सारी चीजें हैं ये आपको अवेलेबल स्टार्ट हो जाएंगी। ये सब चीजें जो हैं ये तो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं कुछ, और कुछ जल्दी उसमें ऐड हो जाएंगी आपके ऐप में। अब दूसरा कंफ्यूजन है, सर ये 1100 रुपए बहुत ज्यादा है। तो मैं बच्चों से कह रहा हूं, बच्चों ये पूरे साल के लिए है। किसके लिए है? पूरे साल के लिए। या फिर यूं कह लें, हर एक बच्चा अलग अलग स्टेट में है, कुछ बच्चों के पेपर आगे पीछे हो रहे हैं, तो उसमें अभी आपको एक डेट लिख के आ रही होगी ये कोर्स इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा। उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें। जो जिस स्टेट के हैं उसके हिसाब से उनको कैटेगराइज कर लिया जाएगा। जिनके पेपर लेट होंगे उनके लिए वो एक्सपायरी डेट बढ़ा दी जाएगी, यानी कि कोर्स उस डेट पे एंड ना होकर के उनका जब फाइनल पेपर होगा उसके बाद ही उस महीने के एंड में जाकर के ये जो ऐप का जो कोर्स आप परचेस करेंगे वो एंड होगा। बात समझ में आ गई? कोर्स जिन लोगों को लगता है कि सर 1100 अमाउंट बड़ा है, तो उनको 2 इंस्टॉलमेंट में कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, ये बात बताना भूल गया था मैं, ठीक है। 550 रुपए 2 इंस्टॉलमेंट में 3-3 महीने में आपको करने हैं। एक इंस्टॉलमेंट आप आज करते हैं तो आज से 3 महीने बाद आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। दूसरा, ऐप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में ही आपको इस लेक्चर के नोट्स भी मिलने वाले हैं। क्लियर है? उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को दूर करूंगा, ठीक है। क्लियर है? इसके अलावा कोई डाउट है मेरे ख्याल से अगर, तो डायरेक्ट कॉल करें मेरे को, बिल्कुल भी हिचकिचाए ना, मैं जो भी क्वेरी होगी आपकी दूर कर दूंगा। फिलहाल ये सारी क्वेरीज जो मैं अभी तक देख रहा था आ रही थी, तो उनको लेकर के मेरे को यहाँ पर ये लेक्चर में ऐड करना पड़ा, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के चैप्टर नंबर 1 से, जहां पे हम समझेंगे थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनाइजेशन में हॉस्पिटल फार्मेसी का स्ट्रक्चर, एक रूपरेखा कैसी होती है, कौन किसको कंट्रोल करता है, कौन किसके अंडर में होता है, या किस तरीके से हॉस्पिटल फार्मेसी डिवाइड होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किसी हॉस्पिटल के अंदर या हॉस्पिटल जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर। आओ देखो समझते हैं हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात को अगर समझने की कोशिश करें, पहले यहाँ पर हम देखते हैं। देखो सिंपल सा फंडा है, जब एक हॉस्पिटल होगा तो उसके अंदर क्या होगा, एक हेड ऑफ अथॉरिटी होती है सबसे ऊपर, है ना। फिर उसके नीचे क्या होगा, हेड ऑफ फार्मेसी सर्विसेज। ये हो गया पूरा, जैसे हॉस्पिटल का पूरा रहेगा मेन, वो हो गया कंट्रोलर। फिर जितने भी फार्मेसी टाइप की चीजें हैं, ठीक है, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाएंगे, जैसे कि डिस्पेंसिंग एंड केमिस्ट। यहां पे तुम्हारे डीफार्म लोग, डीफार्म वाले जो होते हैं वो काम कर सकते हैं, जो इन पेशेंट और आउट पेशेंट को क्या करेंगे, दवाइयां देंगे। क्लिनिकल फार्मासिस्ट, इनका एक डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, ठीक है, ये बी फार्म होते हैं। देन क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट, ठीक है ना, ये एम फार्म होते हैं, इनका एक डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा। मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट, यहां पर बी फार्म और डी फार्म दोनों हो सकते हैं। देन मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट, जो कुछ जो दवाइयां बनती है, जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, है ना, कुछ दवाइयां जो हॉस्पिटल के अंदर ही बन जाती हैं, ये वहां पे कौन रहेंगे, एम फार्म रहेंगे। यहां पर क्या रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईवी फ्लूइड और अदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, जैसे कि बी फार्म और
बी फार्म या एम फार्म हो सकता है। तो एक जनरल देखा जाए यहाँ पर तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर रहेगा, हर एक डिपार्टमेंट रहेगा जो डायरेक्ट इनके सबके क्या रहेंगे, एक हेड रहेगा, ठीक है, इनका एक हेड रहेगा, इसका एक हेड रहेगा, इसका हेड रहेगा, इसका हेड रहेगा, इसका हेड रहेगा, वो सब फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है। ये सब मिलकर के इसको कंट्रोल कर इसको सारी इंफॉर्मेशन देंगे और ये बदले में इसको इन्फॉर्म करता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है, एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। यही है हमारे पास क्या, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब इसी में हमें कुछ बातें और समझ लेनी है, आओ जानने की कोशिश करते हैं क्या बातें हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर कई बार तुमने देखा होगा वैकेंसीज निकलती है जूनियर फार्मासिस्ट या सीनियर फार्मासिस्ट। तो जो हेड रहते हैं ना, हेड, ये वाले हेड हो गए या इनके जो हेड हो गए, तो ये कहीं ना कहीं हमारे आते हैं सीनियर में। और ये जो वाले हैं एम फार्म, जो यहाँ पर जैसे ये केमिस्ट हैं, ठीक है, ये मेडिकल स्टोर में बी फार्म है, डी फार्म है, ये होते हैं जूनियर फार्मासिस्ट, ठीक है ना। तो सीनियर और जूनियर, इस तरीके से कुछ वैकेंसीज भी निकलती हैं जो तुम लोगों को पता होंगी थोड़ी बहुत कुछ। अब देखे जरा यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, तो कह रहा है फार्मेसी मैनेजर आइडेंटिफाई अ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन अकॉर्डिंग नीड। जैसी नीड होती है, जितना बड़ा हॉस्पिटल है, छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा, तो जो फार्मेसी वहां पे जो मैनेजर अपॉइंट किया गया है वो उस नीड के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करेगा। मान लो हो सकता है हॉस्पिटल छोटा, ये कुछ चीजें हो ही ना उसके अंदर, केवल क्या हो, डिस्पेंसिंग वाला हो, बाकी चीजें हो ही ना। तो मैंने कहा ना कि जिस हिसाब से नीड होगी, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया गया है, ये सबसे बड़ा एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर जो चीजें होती हैं उसके हिसाब से ये बताया गया है, ठीक है। अगर कुछ चीजें नहीं है तो हट जाएंगी, मान लो ये काम नहीं हो रहा है तो हट जाएगा ये उस हॉस्पिटल के लिए, ठीक है। द साइज एंड नेचर ऑफ फार्मेसी डिपेंड्स ऑन पर्सनल इन द डिपार्टमेंट। कितनी बड़ी फार्मेसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। नेचर में बात करेंगे हम लोग, सेंट्रल फार्मेसी वगैरह होती है, सैटेलाइट फार्मेसी वगैरह होती है, ठीक है। एंड द स्कोप ऑफ सर्विसेज डिलीवर्ड, कितने लोग हैं फार्मेसी को संभालने के लिए और उसका स्कोप क्या है फार्मेसी का। फार्मेसी हमने देखा है कि जो हॉस्पिटल की फार्मेसी होती है बहुत सारे काम करती है, लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं हम लोग, ये बात क्लियर है। और अगर बहुत सारे काम देने हैं, सारे काम करने हैं, तो जाहिर सी बात है लोग भी ज्यादा लगेंगे और डिमांड, मतलब क्या कहते हैं, सर्विसेज भी ज्यादा हो जाएंगी। तो किस टाइप के सर्विस देनी है और कितने लोग कितने लोग वहां काम करेंगे, उसके हिसाब से साइज और नेचर ऑफ फार्मेसी डिसाइड होती है। स्मॉल फार्मेसी हैज सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एग्जांपल प्राइमरी हेल्थ केयर। जो प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं, मैंने बताया मोहल्ला क्लिनिक वगैरह अपने जो होते हैं मोहल्लों वगैरह में रहते हैं, ठीक है, वहां पे एक सिंपल सा रहता है, एक या दो फार्मेसी से काम हो जाता है, या एक ही रहेगा तो भी चल जाएगा, ठीक है, सिंपल हो गया। स्मॉल फार्मेसी है सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये स्मॉल वाला हो गया। लार्ज फार्मेसी है चीफ फार्मासिस्ट, जो बड़ी फार्मेसी है ये डिस्कस करी, उसमें एक सबसे हेड होगा, ठीक है, वो उसके नीचे सुपरवाइजर होगा। फिर कुछ अनप्रोफेशनल लोग भी होंगे जो क्या काम करेंगे, जो गत्ता वगैरह होगा अपना, है ना, जो कार्डबोर्ड वगैरह होते हैं उनको उठा उठा करके हटाते रहते हैं ये, ठीक है। तो इस टाइप से चीफ फार्मासिस्ट, सुपरवाइजर और अनप्रोफेशनल। अनप्रोफेशनल कौन होते हैं, जो साफ सफाई वगैरह जो अरेंज करेंगे, है ना, कि दवाइयों को लगा देंगे, बस बता देंगे ये दवाइयों को उठा के यहाँ लगा दो, इनको यहाँ लगा दो, तो वो अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं लोकेशन एंड लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। एक हॉस्पिटल फार्मेसी का लोकेशन और लेआउट कैसा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जरा बात समझते हैं, एक बड़ा कॉमन सा डायग्राम है, ठीक है ना, शायद तुम लोगों ने देखा भी होगा। तो देखो ऑब्वियस ही बात है सॉरी, होगा क्या, एक तरफ से सामान आना चाहिए, इनकमिंग स्टोरेज, फिर क्या होगा, अच्छा रखने का तरीका क्या होता है, यहां पर क्या लेआउट कैसा रखे हम लोग, लेआउट मतलब किस तरीके से सजाया है, ठीक है, कि पहले कौन फिर कौन, ताकि इजीली। सबसे पहले इन्फ्यूजन सॉल्यूशन, इन्फ्यूजन कौन होते हैं, इन्फ्यूजन सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, जो कि हमारे इंजेक्ट किए जाएंगे, ड्रिप है, ग्लूकोज की बोतल वगैरह है। रेफ्रिजरेटर, ठंडी वाली इंजेक्टेबल्स, ठीक है, जो इंजेक्शन वगैरह होगा। फिर आते हैं हमारे पास सुपेफिएंट्स, ठीक है। ये सुपेफिएंट्स क्या होता है, पता है किसी को सुपेफिएंट्स क्या होते हैं? एनीवन, फटाफट कमेंट करो मेरे को अगर किसी को पता है तो बताओ बताओ। नहीं सुपेफिएंट्स आते हैं हमारे जो नारकोटिक्स वाले रहते हैं ना, नारकोटिक्स मतलब जिनके ऊपर खास हमें नजर रखनी है, तो सुपेफिएंट्स कहने के हमारे पास क्या आ जाएंगी, नारकोटिक्स वाली आ जाएंगी। एक्सटर्नल यूज, मल्लम वगैरह है, क्रीम वगैरह है। देन यहाँ पे कुछ मटेरियल, यहाँ कुछ मटेरियल होगा, यहाँ कुछ मटेरियल होगा, यहाँ कुछ मटेरियल होगा, यहाँ पे ओरल ड्रग आ जाएगा, ठीक है। फिर ओरल ड्रग आ गया। स्टोरेज फॉर एम्प्टी बॉक्सेस, जो डब्बे खाली होते जा रहे हैं उनको यहाँ रख देंगे। देन आउटगोइंग स्टोरेज, जो स्टोरेज है खाली बाहर जा रहा है। तो इस टाइप से क्या है, एक अरेंजमेंट दिखाया हुआ, लेआउट। एक और तरीके का लेआउट देख लो, अच्छा ये चॉइस है, ये एक बता दिया इस टाइप से रखो, जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा करना, मर्जी है हमारा, कोई ऐसा नहीं रखना, हमको अलग तरीके से रखना है।
इनकमिंग स्टोरेज रेफ्रिजरेटर सबसे पहले रख लिया, देन सुपरफिएंट्स रखा, देन एक्सटर्नल यूज वाले ओरल ड्रग, देन मटेरियल स्टोरेज फॉर एम्प्टी बॉक्स पीछे कर दिया, यहाँ मटेरियल, देन इंजेक्टेबल इन्फ्यूजन उसमें यहाँ कर दिया, बीच में वर्किंग एरिया, यहाँ डेस्क होगी बैठ करके जो देखेगा अपना सारा तामझाम देखता है, ये यहाँ बीच में वर्किंग एरिया और डेस्क हो गया, ठीक है ना। तो ये लेआउट कंपलसरी नहीं है कि ऐसा ही बना के आना है, मर्जी है तुम्हारी, क्या करोगे अगर एग्जाम में आ गया, है ना। मेरे स्टूडेंट्स हो तो लकीर या फकीर तो नहीं हो, कुछ भी कर लोगे, यहाँ पे ऐसे डब्बे बना दोगे, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, 5 डब्बा, 6 डब्बा, 7 डब्बा, हो गया काम। यहाँ लिख दोगे इनकमिंग जो हमारी मेडिसिन आई, यहाँ लिख देना रेफ्रिजरेटर, यहाँ लिख देना एक्सटर्नल, कुछ भी लिख देना एक तरफ से। तो एक लेआउट तुम्हें दिखाना है, बीच में डेस्क दिखा दोगे, यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह रखा होगा, तमाम चीजें हो जाएंगी इस टाइप से, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो आओ इसको हम थोड़ा सा पढ़ लें अब जरा। हॉस्पिटल फार्मेसी मोस्टली लोकेटेड इन हॉस्पिटल प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस मतलब जाहिर सी बात है हॉस्पिटल फार्मेसी हॉस्पिटल के अंदर ही तो होगा, ठीक है, बाहर तो होता नहीं है जनरली। लेकिन हाँ कई बार कुछ लोग तुम लोग जाओगे तो कई बार हॉस्पिटल की फार्मेसी ना आउटसाइड की तरफ भी होती है, तो इसीलिए यहाँ लिखा है ज्यादातर अंदर ही होता है हॉस्पिटल के बीचा बीच में। कई बार क्या होता है जगह नहीं होती है तो हॉस्पिटल के बाहर की तरफ मुंह खोल के कर देते हैं, जिससे कि बाहर वाला पेशेंट भी आए और अंदर वाले तो आ ही रहे हैं, होता है कई बार किसी जगह पे। ओनली सो दैट द पेशेंट्स एंड स्टाफ कैन इजीली अप्रोच इट, जिससे कि पेशेंट और स्टाफ जो अंदर एडमिट है इन पेशेंट को इजीली अप्रोच कर सके, जा सके। इन द मल्टी स्टोरीड, स्टोरी डालना चाहिए बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी 7-8 बिल्डिंग का माले का अस्पताल है ऑफ हॉस्पिटल, द फार्मेसी शुड बी प्रिफरेबली लोकेटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ऐसी अगर मल्टीपल स्टोरी होती है तो वहां पे कोशिश की जाती है ग्राउंड फ्लोर पर ही फार्मेसी रहे, ठीक है। स्पेशली द डिस्पेंसिंग यूनिट, खास करके जहां पे दवाइयां बांटी जाती हैं। फार्मेसी मैंने बताया ना बहुत सारे काम होते हैं फार्मेसी के, तो खासकर जहां दवाइयां बढ़ती हैं वो कहां रखा जाता है, ग्राउंड फ्लोर पर। इट शुड बी लेड इन सच ए वे, लेड मतलब इसको इस तरीके से रखा जाता है, देयर इज ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मैन एंड मटेरियल, इसको इस तरह रखा जाता है कि एक तरफ से लगातार आता जाए जाता जाए, आता जाए जाता जाए, दिक्कत ना हो, चीजें इनकमिंग एक तरफ से आती जाएंगी एक तरफ से जाती जाएंगी। क्लियर है। तो ये लेआउट के बारे में थोड़ी सी बातें होंगी। नाउ कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कुछ टर्म्स आएंगे, सेंट्रल फार्मेसी क्या होती है, सैटेलाइट फार्मेसी क्या होती है। तो इट इज द मेन फार्मेसी, सेंट्रल मतलब समझिए ना जो बीचा बीच में होगी, सबसे मेन फार्मेसी होगी, और द सेंट्रलाइज्ड फार्मेसी ऑफ द हॉस्पिटल, सबसे मेन फार्मेसी जो सब कुछ अपने पास रखेगी। मेन स्टॉक ऑफ मेडिसिन फर्स्ट रीचेस टू द सेंट्रल फार्मेसी, सबसे पहले जो स्टॉक आता है बाहर से दवाइयों का या किसी भी चीज का, वो सबसे पहले यहां आएगा अंडर द सुपरविजन ऑफ हेड ऑफ चीफ फार्मासिस्ट। चीफ फार्मासिस्ट उस सबको देखेगा कि क्या आया है माल क्या नहीं है, ठीक है, चेक करता है। फ्रॉम सेंट्रल फार्मेसी मेडिसिन स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। अब उस फार्मेसी से हॉस्पिटल में मान लो हड्डियों का भी डिपार्टमेंट है, बच्चों वाला डिपार्टमेंट भी है, ठीक है, सर्जरी वाला डिपार्टमेंट भी है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में दवाइयां फिर क्या होती हैं, सप्लाई होती है अकॉर्डिंग नीड, ठीक है ना। मान लो हड्डियों वाला डिपार्टमेंट ऊपर है तो उसके बगल में एक छोटा सा कमरा रखा जाएगा जहां पे जो पेशेंट वहां एडमिट है उनकी दवाइयां रखी जाएंगी, ठीक है। लोकेटेड मेनली एट ग्राउंड फ्लोर, जो सेंट्रल फार्मेसी होती है वो जनरली कहां पाई जाएगी, ग्राउंड फ्लोर पे पाई जाएगी, पहली चीज, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सैटेलाइट फार्मेसी। सैटेलाइट मतलब पता ना जैसे कि हमारा अर्थ बीच में है और चांद उसका सैटेलाइट है जो घूम रहा है, तो मेन फार्मेसी ये चांद से जुड़ा हुआ है, थोड़ा दूरी पर है, तो सेंट्रल फार्मेसी जुड़ी हुई कुछ और छोटी छोटी फार्मेसी बना दी जाती है जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, उसमें क्या रहेगा, अनदर फॉर्मेट इज द डिसेंट्रलाइज्ड फार्मेसी। अब क्या है यहाँ पे डिसेंट्रलाइज, वेयर देयर इज अ मेन, मतलब कि अब इस केस में क्या था, सेंट्रल फार्मेसी दवाइयों का अपना काम कर रहा था, यहां पे सेंट्रल फार्मेसी डायरेक्ट पेशेंट को दवाइयां ना देते हुए वो इन सैटेलाइट फार्मेसी को दवाइयां दे दी जाएंगी और फिर पेशेंट वहां से अपनी दवाइयां ले लेगा। वेयर देयर इज अ मेन फार्मेसी इन सेंट्रल लोकेशन बट आर आल्सो मिनी फार्मेसी, उसके अलावा भी छोटी छोटी फार्मेसी हर एक डिपार्टमेंट, या मान लो 7-8 माले का बिल्डिंग है तो एक सेकंड डिपार्टमेंट थर्ड फ्लोर पे होगा, एक 5th फ्लोर पे होगा, इस टाइप से, इनको हम सैटेलाइट फार्मेसी बोल देते हैं। लोकेटेड थ्रू आउट द हॉस्पिटल एट की पेशेंट केयर यूनिट, खास करके मैंने क्या बताया, जैसे कि मान लो ये एक बिल्डिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 ना ऐसे बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में मान लो तुम्हारे किसके हैं, गायनी वाले हैं, तो यहाँ पर एक छोटी फार्मेसी खोल दी जाएगी। इस बिल्डिंग में मान लो तुम्हारे कैसे हैं, तुम्हारे किडनी वाले पेशेंट है, तो यहाँ पर एक छोटी सी फार्मेसी दे दी जाएगी। तो इन फार्मेसी में खासकर गायनी वाली दवाइयाँ रहेंगी, इस फार्मेसी में खासकर किडनी वाली दवाइयाँ रहेंगी, इस टाइप से चीजें रहती हैं। द टाइप ऑफ फार्मेसी डिपेंड ऑन द साइज, नीड, रिसोर्सेज एंड द फोकस ऑफ द हॉस्पिटल। तो ऑब्वियसली बात है सैटेलाइट फार्मेसी कैसी होगी, साइज क्या है, नीड क्या है ना, उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है। सैटेलाइट फार्मेसी सर्विसेज आर द सब फार्मेसी विच रिसीव देयर
सप्लाई फ्रॉम मेन फार्मेसी, ये सप्लाई अपनी कहां से लेती है? मेन फार्मेसी से। सैटेलाइट फार्मेसी डायरेक्ट बाहर से कोई सप्लाई नहीं लेती है, बाहर से जो मेन माल मंगाने का काम होता है वो सेंट्रल फार्मेसी का होता है। सैटेलाइट फार्मेसीज आर लोकेटेड ऑन ईच फ्लोर, हर एक फ्लोर, मैंने कहा ना हर एक माले पर सैटेलाइट फार्मेसी रहेगी, और अल्टरनेट फ्लोर, या फिर ऐसा होगा भाई एक इधर है एक छोड़ के दूसरे पे होगा, इस टाइप से सैटेलाइट फार्मेसी अवेलेबल रहती हैं। अगर हॉस्पिटल कैसा है? मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल है। अच्छा मल्टी स्टोरी नहीं है, सपोज ऐसे बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, होता है ना कहीं बहुत बड़ा, यहाँ पर तुम्हारा सर्जरी हो रही है, यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है, यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है, यहाँ तुम्हारी सेंट्रल फार्मेसी है, तो भैया इतना दूर आने में पता आधा किलोमीटर लग रहा है ना, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी होते हैं, तो एक फार्मेसी यहाँ खोल दी जाएगी, इस टाइप से रहता है। ठीक है, तो मल्टी स्टोरी में इस तरह से होगा, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ, तो इस टाइप से रहेगा। तो ये हमारे पास क्या है? सैटेलाइट फार्मेसी और मिनी फार्मेसी की बातें। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमारे पास इतनी बातें थी। ठीक है, बेकार की बहुत ज्यादा फालतू चीजें हमें नहीं पढ़नी है, केवल इसके बारे में देख लेना, दिमाग में सेट कर लेना, फिर लिख तो अपने आप ही लोगे, है ना। तो क्या करना है? पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है और मस्त रहना है। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो ऐप भी आ गया है ना। तो पढ़ते रहो और ऑल द बेस्ट।